हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मौर्य उत्तरकालीन भारत की। इसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ लिया था, अब आप पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकालीन भारत। इससे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक टच होते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। मौर्य के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व तक, कितने 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है उसमें अधिकतर छोटे छोटे राजा हुए थे। वो राजा कौन थे उसके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश वो कौन था? शुंग वंश था। यानी कि हम देख लेते हैं कि ब्राह्मण वंश जो शासक थे वो सर्वप्रथम कौन थे? शुंग वंश के शासक थे। ठीक, उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। ठीक, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि मौर्य वंश का सेनापति था। यानी कि मौर्य वंश के अंत के बाद, अशोक के बाद देखा जाए तो मौर्य वंश का लगभग पतन होना प्रारंभ हो गया था। अशोक के पश्चात मौर्य वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था। अशोक के बाद कोई योग्य शासक अच्छा मिला नहीं, इसलिए मौर्य वंश धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे पहुंच गया। और मौर्य वंश के सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग ने, यानी कि जो ब्राह्मण जाति का था, उसने ब्राह्मण वंश की अर्थात शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग अंतिम सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करा, यानी कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला ये पहला ज्ञात शासक था। ठीक, इसका इसका पुरोहित पतंजलि था। जो उस समय का पुरोहित थे जो पतंजलि थे, यानी कि कह सकते हैं पतंजलि कहाँ थे, किसके शासनकाल में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। इसलिए अशोक के द्वारा भरहुत स्तूप को दोगुना करवाया था। ठीक, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जो अशोक ने भरहुत स्तूप बनवाया था उसको दोगुना करवा दिया था। यूनानियों का आक्रमण सर्वप्रथम इसी शासनकाल में हुआ था। यानी कि यूनानियों का आक्रमण सबसे पहले वो कहाँ देखने को मिलता है? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, जो कि शुंग वंश का माना जाता है, शुंग वंश का है, माना क्या जाता है, वो है ही शुंग वंश का। शुंग वंश के शासनकाल में यूनानियों का पहला आक्रमण देखने को मिलता है। ठीक, अग्निमित्र मालविकाग अग्निमित्र और मालविका प्रेम संबंध के बारे में कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग मित्रम में लिखा है। तो इसमें 3 जानकारी मिलती है कि मालविकाग मित्र किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक, उसके बाद इसमें किसकी जानकारी मिलती है? अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। तत्पश्चात कालिदास किसका दरबारी कवि माना जाता है? तो ये भी पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि माना जाता है। भागवत के दरबार में, ठीक, में होलियोडोरस नामक राजदूत आया था। इसे जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि प्रथम हिंदू स्तंभ था। पहले बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, ठीक, शैव धर्म था, लेकिन हिंदू धर्म का प्रथम जो स्तूप बनाया था, स्तंभ बना था, वो गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये किसने बनाया था? हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था, जिसने बनाया था। वो विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट टॉप पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या है? कान्व वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं जो मौर्य वंश के बाद प्रचलित हुए, और उसका छोटी छोटी जो जानकारियाँ हमको क्लास 6 की किताब में मिलती हैं, उसका अध्ययन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये अंतिम शुंग शासक देवहूत की हत्या करके उसका सचिव जो था, उसके सचिव वसुदेव ने, यानी कि अंतिम शुंग शासक देवहूत की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की थी, तथा 75 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की गई। ठीक, कान्व वंश की। इस वंश के 4 प्रमुख शासक थे: वासुदेव, भूमि, मित्र, नारायण और सुशर्मन। ये 4 जो लेखक मतलब 4 जो शासक थे वो कान्व वंश के शासक कहलाए। ठीक, इसमें इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सातवाहन वंश। ठीक, सातवाहन वंश थोड़ा बड़ा चला।
कब तक चला? ये 30 ईसा पूर्व से लेकर 203 ईस्वी तक चला। ठीक, 30 ईसा पूर्व से लेकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक, कब की थी? 30 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य उत्तर काल में सबसे लंबे समय तक वर्ष तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था। देखिए, मौर्य उत्तर जो काल था, मौर्य के बाद का जो काल था, वो सबसे उपयोगी और सबसे लंबा चलने वाला कौन सा काल था? सातवाहन था। सातवाहन वंश के शासक ने अगले को अनेकों एवं सिक्के, आलेखों, यहाँ पर आलेख होने चाहिए थे, सॉरी, आलेखों एवं सिक्कों को अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया था। जिन्होंने आलेख बनवाए और जो सिक्के छपवाए, उसमें क्या किया? अपने शासक के नाम के साथ साथ माता के नाम भी अंकित करवा दिए थे। ठीक, सातवाहन वंश के जो शासक थे वो दैविक धर्म के अनुयायी थे, वैदिक धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? वैदिक धर्म के। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सातवाहन धर्म के अनुयायी, सातवाहन किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैदिक धर्म थे। इन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को भी भूमि और ग्राम दान में दिए थे। वैदिक धर्म की उपासना के साथ साथ ये बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे उनको भी इन्होंने भूमि दान में दी थी और ग्राम को दान में दिए थे। इस समय पत्थर की ठोस चट्टानें काट कर जातियों का निर्माण, जातियों विमानों का निर्माण हुआ तथा कार्ले तथा चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस समय कठोर चट्टानों को तोड़ने के पश्चात विमानों, जातियों का निर्माण कराया गया, जिसमें से कार्ले और चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म की प्रार्थना स्थल है। ठीक, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। सबसे महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है, जो सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं, इसको हम कह लें तो। ठीक, उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जीता। तो इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जीतने वाला शासक कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था। इसलिए इसे आंध्र का राजा भी कहा जाता है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था पुलुमावी चतुर्थ था। चलिए अगले देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर भारत, इसके अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं? पश्चिमोत्तर भारत में बीमारियों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया। हिंदू, यूनानी, शक और पल्लव आदि कुषाण वंश। ठीक, अगला देख लेते हैं हिंदू यूनानी, जो इंडो बैक्टेरियन कहलाए। हिंदू यूनानी, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मीनांडर था, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी पंजाब के सकल को, जो कि आधुनिक सिलाकोट के नाम से जानी जाती है। ठीक, मीनांडर ने नागसेन के प्रथम बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक संवाद हुए। इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक संवाद हुए जिसमें मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक का संग्रहित किया गया। यानी कि मिलिंद पन्हो नामक जो किस पुस्तक थी वो मीनांडर के शासनकाल में बनी थी। भारत में यूनानियों से सोना चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने के तरीकों को सीखा गया। ठीक, हिंदू यूनानियों की देन, हिंदू और जो यूनानी थे उनकी क्या क्या देन थी ये भी देख लेते हैं। भारत में सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक, सप्ताह के 7 दिन के कैलेंडर का ज्ञान हमको यूनानियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। कुंडली और पांचांग का ज्ञान हमको यूनानियों के द्वारा प्राप्त होता है। पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान हमको यूनानियों के द्वारा प्राप्त होता है। हिप्पोक्रेटस के कुछ सूत्र चरक संहिता में मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शक शासक की। शक शासक कौन थे? शासक ये मथुरा के शकों के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पराजित करके 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक, विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था। यह एक हिंदू सम्राट था जिसमें नेपाली कैलेंडर काम करता है। ठीक, शकों
में सबसे महत्वपूर्ण मालवा और उज्जैनी के शक थे। यानी कि शक भी थे जो कई प्रकार के थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? मालवा और उज्जैनी के थे। शक शासक खुद को भारत के क्षत्रप मान कहते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। मालवा के शक रुद्रामन प्रथम के सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ का एक बिल एक लिखवाया गया, जो कि भारत के संस्कृत भाषा में लिखे गए सर्वप्रथम और सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बिल है, इसको ये बिल ना होके यहाँ पर अभिलेख होना चाहिए था। ठीक, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, हम यहाँ अभिलेख कर लेंगे इसको, उसके पश्चात हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि मालवा के जो शक थे रुद्रामन प्रथम, मालवा के जो शक थे रुद्रामन प्रथम ने सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ का एक अभिलेख लिखवाया था। जूनागढ़ का एक अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख जो भारत के संस्कृत भाषा में भारत में संस्कृत भाषा के लिखे गए सर्वप्रथम सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ का अभिलेख है। किसने लिखाया था? रुद्रामन प्रथम ने लिखवाया था। कहाँ है, कौन से प्रांत में स्थित है? वो सौराष्ट्र में स्थित है। स्वयंवर के बारे में जानकारी हम देने वाला प्रथम अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख है। यानी कि जो शादी के लिए स्वयंवर रचाए जाते हैं, स्वयंवर जो होते हैं, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से ही इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से सौराष्ट्र प्रांत की सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। जो यानी कि हम कह सकते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक, किसकी मदद से किया था? पुष्यगुप्त की मदद से, पुष्यगुप्त शैव की मदद से सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक ने राधा गुप्त की मदद से इसकी मरम्मत करवाई। किसने कराई थी? अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। किसकी मरम्मत कराई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। रुद्रामन प्रथम ने बिना बेकार के इस पुनरुद्धार कराया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्कंदगुप्त ने चक्रपाली की मदद से सुदर्शन झील का जीवोद्धार कराया था। यानी कि जो मुख्य रूप से इसका जीवोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। अब हम बात कर लेते हैं पल्लव वंश की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। पल्लव वंश में माउस और गन दो रिंस नामक दो शासक हुए थे, जो दो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए इसको इसमें शामिल ज़्यादा नहीं किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिस था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण वंश के लोगों को ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले कौन सा वंश था? तो कुषाण वंश था। ऐसे ही पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें पूछे नहीं जाते हैं। कुषाण राजाओं की उच्च कोटि की 16 मुद्राएं जारी की थी। किसने उच्च कोटि की 16 मुद्राएं जारी की थी? कुषाण वंश के लोगों ने। कुछ सालों ने चीन में मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम के मार्ग का नियंत्रण कर लिया था। यानी कि जो चीन के लोग थे, मध्य एशिया जाने के लिए, रोमन साम्राज्य जाने के लिए जो प्रख्यात रेशम का मार्ग था, उस पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त की भावना की प्रणाली शक एवं कुषाण शासक से प्राप्त हुई थी। कनिष्क के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुष नगर और सुंदरीकरण किया था। किसका सुंदरीकरण किया था? तक्षशिला का और पुरुष नगर का सुंदरीकरण किया था। और कश्मीर में कनिष्कपुरा बसाया था। यानी कश्मीर में उसने कनिष्कपुरा का नाम से एक जगह का विस्तार किया था। कनिष्क की 2 राजधानियां थीं, पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क ने पार्श्वर के कहने पर कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी। ठीक,
तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि बौद्ध की चतुर्थ संगति किसने कराई थी, तो कनिष्क महोदय ने कराई थी। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। इस समय बहुत से धर्म दो संप्रदायों में बंट गए थे। बहुत से धर्म नहीं, यहाँ पर बौद्ध धर्म होना चाहिए था। ठीक, बौद्ध धर्म होना चाहिए था। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गए थे। कौन कौन से धर्म थे? वो हीनयान थे और महायान में बंट गए थे। दो संप्रदाय, हीनयान महायान। कनिष्क के महायान का संरक्षक था। और कनिष्क किसका संरक्षक था? महायान का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे अशोक के द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से? कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। किसने? कनिष्क ने, जिसे मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय संवाद के रूप में शक संवत को अपनाया गया। ठीक, भारतीय कैलेंडर शक संवत पर कार्य करता है। कनिष्क का दरबार में अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, संद्रानंद, आदिपुत्री प्रकरण, चरक संहिता, वासुमित्र, विवाह शास्त्र, नागार्जुन आदि कवि रहे थे। चरक कनिष्क के समय का चिकित्सक था। इसके द्वारा लिखित चरक संहिता में लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप बात कर लेते हैं कनिष्क के समय की मूर्ति कला। ठीक, कुषाण काल की कला में दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। ठीक, गांधार कला क्या होती है? इस काल में इंडो ग्रीक और ग्रीकों के बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस शैली में मूर्तियों में स्लेटी और नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। बुद्ध में सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। ठीक, इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा और लहराते बालों के साथ सर पर जटा को दिखाया गया है। प्रश्न ये पूछा जाता है, एक बार प्रश्न पूछे भी गए हैं कई बार, कि बुद्ध की जो मूर्ति है, ठीक, उसमें जटा को दर्शाया गया है, कौन सी मूर्ति कला थी? तो वो गांधार कला थी। ठीक, अगला देख लेते हैं मथुरा कला। इस कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। इसमें इसका पीछे प्रभाव मंडल तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। मथुरा में कंकली टीले पाया गया है, जो जहाँ से जैन धर्म की मूर्तियाँ पाई गई हैं। चीन से बुद्ध चित्रकला भारत से सीखी गई थी। यानी कि जो चीन में चीन के जो लोग थे, उन्होंने बुद्ध कला कहाँ से सीखी थी? भारत से सीखी थी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को मौर्योत्तरकालीन भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो उचित प्रकार से मिल गई होंगी, और ये भी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।